Hello friends, welcome to the today's current affair classes of AQ by EAS। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है बीमस्टेक। बीमस्टेक इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे सब्सिक्वेंटली कि एक्चुअली में इस बीमस्टेक समिट में हुआ क्या है और किस तरीके से बीमस्टेक इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बीमस्टेक नेशंस होते क्या हैं। तो बीमस्टेक नेशंस जो हैं वो बेसिकली 7 नेशन से बन के बनते हैं, क्योंकि बीमस्टेक का जो फुल फॉर्म है वो खुद है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस वर्ड को अगर हम डाइसेक्ट करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं। पहला है बे ऑफ बंगाल और दूसरा है इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। क्लियर? तो आप ये वाली स्लाइड में देख लो कि किस तरीके से बे ऑफ बंगाल के आसपास जो भी नेशंस सिचुएटेड हैं दे आर द पार्ट ऑफ बीमस्टेक। इंडिया, बे ऑफ बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो हम इसे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बेसिकली 5 नेशंस जो हैं वो साउथ एशिया के हैं और 2 नेशंस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं। ओके तो मान के चलो अगर यूपीएससी ने अगर आपसे किसी दिन पूछा कि बीमस्टेक इज एन इनिशिएटिव ऑफ साउथ एशियन नेशंस तो वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। यूपीएससी ने अगर पूछा कि दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है आपको किस तरीके से आप जो चीजें न्यूज में हैं आप उसको डाइसेक्ट करो और आप उसमें यूपीएससी के रेफरेंस क्वेश्चंस फाइंड करो। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ बीमस्टेक। देखिए बेसिकली हुआ ये है कि कल बीमस्टेक की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ माइन्यूट्स निकले थे। आई कुड हैव टोल्ड यू दोज माइन्यूट्स डायरेक्टली, लेकिन अगर आपको बीमस्टेक के बारे में नहीं पता है तो वो माइन्यूट्स को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप थोड़ा सा बीमस्टेक के बारे में जानो, बीमस्टेक का इवोल्यूशन क्या है, बीमस्टेक को क्यों लाना पड़ा एंड ऑल दोज थिंग्स। Whenever we talk about evolution of BeamStack, तो बेसिकली BeamStack जो है वो रेलेवेंस में आया थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1997। तो BeamStack में जैसे आज 7 नेशंस हैं, लेकिन इसके इंसेप्शन पे BeamStack was not BeamStack but it गोड बाय अनदर नेम, और वो एक 4 देशों का समूह था। अगेन इससे भी यूपीएससी एक आपसे प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ सकती है कि बीमस्टेक फ्रॉम इट्स इंसेप्शन कंसिस्टेड ऑफ 7 नेशंस, वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। देखो बेसिकली होता क्या है ना कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक बहुत ही क्रूड फॉर्म में आपको मिलता है। यू हैव टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन में क्या चीजें हैं जो यूपीएससी मूल्ड करके पूछ सकता है, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन देयर। वैसे तो आप बोलोगे ये एक बहुत रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपने देखा किस तरीके से मैंने इसमें से एक न्यू स्टेटमेंट निकाल लिया। चलो लीव ऑल दोज थिंग्स। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बीमस्टेक रेलेवेंस में आया था एंड इट हैड 4 नेशंस एट दैट टाइम। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इवोल्यूशन होते गया और 2004 में जब बाकी 3 नेशंस इसमें मर्ज हुए देन दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ बीमस्टेक फुल फ्लेजेडली। तो जो बीमस्टेक का फर्स्ट समिट है, समिट जो है वो बेसिकली एक ऑफिशियल मीटिंग होती है जहां पे लीडर्स ऑफ द स्टेट मिलते हैं और वो कुछ डिस्कशन करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट पे जो कि उन देशों का एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है। अब जैसे मान के चलो कि इंडिया, नेपाल, ये सारे देश अगर बे ऑफ बंगाल के आसपास मिल रहे हैं तो बे ऑफ बंगाल क्योंकि एक वाटर बॉडी है तो वहां इनका मेन कंसर्न क्या हो सकता है ये आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हो। वाटर बॉडी है तो ट्रेड हो सकता है एक कंसर्न, सी पायरेसी एक हो सकता है कंसर्न। क्लियर? इस तरीके से आपको चीजों को इंटरप्रेट करना है। तो जब बीमस्टेक की 3rd समिट मीटिंग हुई तब बीमस्टेक को अपना सेक्रेटेरिएट मिला जो कि है ढाका बांग्लादेश में। क्लियर? यानी कि जब बीमस्टेक अपने इंसेप्शन पे था उस टाइम बीमस्टेक के पास कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं था। बीमस्टेक का सेक्रेटेरिएट जो है वो 3rd बीमस्टेक समिट के बाद ही आया है। तो ये भी बीमस्टेक का एक वन ऑफ द ड्रॉबैक्स है जो कि हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो बेसिकली क्या एम्स एंड सिग्निफिकेंस है बीमस्टेक का। अगर हम बीमस्टेक को एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इसके सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, कुछ इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो बेसिकली देखो होता क्या है, बीमस्टेक जो है इट अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ऑब्वियसली बीमस्टेक में इंडिया जैसे देश हैं, बांग्लादेश जैसे देश हैं। इंडिया जो है ये
सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, और बेसिकली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वो हेविली पॉपुलेटेड है। तो ये जो पूरा एरिया है बीमस्टेक का, ये 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को अकाउंट फॉर करता है। अब आप पूछोगे ज्यादा आबादी है, ये अच्छी चीज थोड़ी है, तो बुरी चीज है। लेकिन आपको इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखना है। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो आपको ये नहीं लगता है कि दिस इज अ वेरी बिग मार्केट, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम किसी भी चीज को इकोनॉमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो सेलेबिलिटी वाला जो हमारा एस्पेक्ट है वो बेसिकली वहां मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा आबादी है। इसीलिए ये जो 22% ऑफ द पॉपुलेशन है, ये एक बहुत ही अच्छे मार्केट की तरह एक्ट कर सकता है। सेकेंड, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया का 1/4 जो ट्रेड है वो यहीं से पास होता है। अब देखो इसमें क्या चीज लिखी गई है कि जब बीमस्टेक का इंसेप्शन हुआ तो इसके 6 फोकस एरियाज थे। यानी कि अगर बीमस्टेक की मीटिंग हो रही है, बीमस्टेक अगर अपना समिट हेल्ड कर रहा है, ये इन 6 चीजों के ऊपर बात करेगी। ठीक है, वो थे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। अब आप खुद लॉजिकली भी इन चीजों को डिड्यूस कर सकते हो। अगर बे ऑफ बंगाल अगर इनका फोकल पॉइंट है तो इनका मेन चीज क्या हो सकती है? फिशरी। वाटर बॉडी से फिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, वाटर बॉडी के आसपास टूरिज्म सेक्टर भी डेवलप होता है, तो टूरिज्म एक इनका था। ट्रेड जो है, वाटर चैनल जो है वो हम ट्रेड के लिए यूज करते हैं, तो ट्रेड इनका एक एस्पेक्ट था। एनर्जी, एनर्जी इसलिए क्योंकि वाटर बॉडी दे आर अ पोटेंशियल स्टोर हाउस ऑफ लॉट ऑफ एनर्जीज, इसीलिए हमने इसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया। लेकिन पिछले साल बीमस्टेक ने अपने फोकस एरिया को इंक्लूड किया एंड दे हैव इंक्लूडेड मेनी सेक्टर्स इन इट। अब इन्होंने यहां पे क्या अप्रोच फॉलो किया है ना कि एवरी नेशन हैज डिफरेंट पोटेंशियल। इन्होंने अगर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो यहां पे इन्होंने वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच फॉलो नहीं किया, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग पोटेंशियल है। जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा आबादी है तो यहाँ पे लेबर जो है दैट इज वेरी मच कॉम्पिटिटिव, लोअर लेबर कॉस्ट में आप ज्यादा चीजें ला सकते हो। सिमिलरली कुछ ऐसे पोटेंशियल होंगे जो साउथ ईस्ट एशियंस में होंगे, कुछ ऐसी पोटेंशियल होगी जो बांग्लादेश में होगी, वहीं हमने यहाँ पे यूज करने का फैसला किया। तो बांग्लादेश में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट। भूटान में देखो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। समझ रहे हो आप इस चीज को? आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो? जब भी भूटान की बात आती, क्योंकि भूटान ही वो देश है जिसने हमको बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट दिए। फॉर एग्जाम्पल अबाउट हैप्पीनेस, भूटान ने बताया है भूटान अपनी जीडीपी, अपनी ग्रोथ को जीडीपी के बजाय हैप्पीनेस में अपना कंप्यूट करती है, और वहां पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर। तो कह सकते हैं कि भूटान इज द वर्ल्ड लीडर व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। इंडिया में देखो, इंडिया में हमने बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूड किए हैं। म्यांमार में देखो फिशरीज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी। सिमिलरली नेपाल, सिमिलरली श्रीलंका, सिमिलरली थाईलैंड। बात समझ रहे हो आप? अब देखो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो कुछ उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो उसको अडहर करती है। जैसे मान के चलो कि अगर हमने एक ऐसी बॉडी बनाई जहां पे ट्रेड एक मेन एस्पेक्ट है, ठीक है, तो वहां पे वो बेसिकली ट्रेड पे फोकस करेंगे। सिमिलरली किसी भी रीजनल या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो जिसके ऊपर काम करते हैं। वैसे तो ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, यानी सब एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। दूसरा है सॉवरेन इक्वालिटी, एवरीवन विल बी इक्वल, और हम उसकी सॉवरेनिटी को क्वेश्चन नहीं करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं करेंगे। नो वन विल ट्राई टू यूसर्प द टेरिटरी ऑफ अनदर नेशन। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये देखो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि हमारा अप्रोच ऐसा रहेगा कि सब लोग शांति से आगे बढ़े। एंड लास्ट इज नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, कोई एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में मेडल इन नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि इस बार जो बीमस्टेक समिट हुई है उसके क्या आउटकम्स है, या उसका जो माइन्यूट निकला है उसमें हमने किन किन चीजों के बारे में बात किया है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार हमने बीमस्टेक चार्टर अडॉप्ट किया है। तो देखो बेसिकली चार्टर क्या है, अगर मैं आपसे यूनाइटेड नेशन चार्टर के बारे में पूछूं तो चार्टर इज नथिंग, लेकिन वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्स, ऑब्जेक्टिव, गोल, उस चीज को दर्शाती है। तो चार्टर क्या है? ये एक बेसिकली रिटन फॉर्मेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक वैल्यूज एंड एथॉस का। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका चार्टर नहीं है तो ये एक बहुत ही डायलेमेटिक सिचुएशन लोगों में क्रिएट करता है कि नहीं, ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या आउटकम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स हैं। तो इस बार हमने बीमस्टेक चार्टर को अडॉप्ट किया है। उसके बाद अगर हमने बीमस्टेक चार्टर अडॉप्ट किया है, उसके साथ साथ हमने बीमस्टेक के फ्लैग को भी अडॉप्ट किया है।
हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना फ्लैग है, और फ्लैग जो है दैट इज बेसिकली अ सिंबॉलिक जेस्चर। सेकंड, इस चार्टर में हमने ये बात की है कि कम से कम 2 साल में एक बार बीमस्टेक की समिट मीटिंग होनी चाहिए। समिट मीटिंग होगी तभी तो वहां पे ग्लोबल लीडर्स जाएंगे और वो आपस में बात करेंगे कि हमें आखिर किस चीजों को रीच करना है। और लास्ट में, इंडिया हैज प्लेज्ड एन असिस्टेंस ऑफ $1 million टू इंक्रीज द ऑपरेशनल बजट ऑफ द सेक्रेटेरिएट। देखो, जब हम इस सेक्रेटेरिएट ऑपरेशनल होगा, जब हम उसके चार्टर को यूज करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि वहां पे हम और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, चीजों को और ज्यादा सिस्टमाइज करेंगे, जिसके लिए पैसे की जरूरत होगी। इंडिया ने $1 million को प्लेज इन किया है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ट्रेड पे भी कुछ कुछ चीजों के बारे में बात हुई है। ट्रेड क्यों? क्योंकि ट्रेड जो है ये किसी भी रीजनल ग्रुपिंग के लिए, किसी भी ग्लोबल ग्रुपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सस्टेनेबिलिटी लेके आता है। तो यहां पे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज मूटेड द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली क्या है कि दो देश आपस में एक अग्रीमेंट साइन करेंगे जिसमें कि वो कुछ गुड्स को मेंशन करेंगे जहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकते हैं, दैट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर सम अदर डे। लेकिन यू ऑन योर बिहाफ व्हाट यू कैन डू, ट्राई टू फाइंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये आपको मालूम करना है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या डिस्टिंक्शन है। दूसरी बात क्या बोली गई है कि एक्सचेंजेस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स, यानी कि जो हमारा स्टार्टअप है और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके बीच की जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश की जाए। एंड थर्ड, दैट अ ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर या फिर अ ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट शुड बी अडॉप्टेड, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को रिटन फॉर्म में मटेरियलाइज कर लोगे देन दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो ये बातें हमने की ट्रेड पे। कुछ और चीजों के बारे में बात की गई है, कुछ और नुआंसेस के बारे में हम देखेंगे। यहां पे 3 अग्रीमेंट्स को साइन किया गया है। वो 3 अग्रीमेंट का नाम मैंने यहां पे लिख दिया है, एंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर ये तीनों अग्रीमेंट किस चीज को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बीमस्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। अब जैसे मान के चलो क्या हो गया कि बीमस्टेक में 7 नेशंस है। मान के चलो एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया ही हैज कमिटेड अ क्राइम, और वो क्राइम कमिट करके चला गया म्यांमार में। तब होगा क्या कि वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन से बाहर जा चुका है। तो उस तरह के क्रिमिनल को एज अ क्रिमिनल ट्रीट करने के लिए और उसको ट्राई करने के लिए वी नीड टू हैव एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। लेकिन जब हम इस चीज को पास कर लेंगे तो हमारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होगा क्रिमिनल मैटर्स में। यानी इंडियन गवर्नमेंट एक तरीके से किसी भी बीमस्टेक नेशन के गवर्नमेंट को बोलेगी कि दैट इज अ क्रिमिनल इन आवर जुरिस्डिक्शन, सो यू कैन असिस्ट अस कॉर्डियली। तो ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब आप देख रहे हो मिस्टर माल्या को एक्स्ट्राडीट करना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजें भी इस एग्रीमेंट में बात की गई हैं। सिमिलरली जो बाकी दोनों एग्रीमेंट हैं अपने नेम से ही क्लियर है कि उनके क्या मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज बीमस्टेक सो इंपॉर्टेंट। बीमस्टेक की इंपॉर्टेंस कहां लाई करती है कि हम इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। चलो आप वापस उसी मैप में चल जाओ जो मैप हमने स्टार्टिंग में देखा था। मान के चलो ये इंडिया है और ये पूरा का पूरा हमारा बीमस्टेक नेशन से घिरा हुआ है। जब हम नॉर्थ ईस्ट नेशंस के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखो, सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, दूसरा वहां प्रॉब्लम है लैक ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है, और लैक ऑफ कनेक्टिविटी और जियोग्राफिकल आइसोलेशन के चलते नॉर्थ ईस्ट नेशन इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब जब ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस लीड्स टू पॉवर्टी एंड विच लीड्स टू मेनी डेविएंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि डिस्टर्बिंग ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द एरिया, पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया रिसोर्टिंग टू वायलेंस, रिसोर्टिंग टू इलीगल एक्टिविटी। और हम देख रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट है ये एक बेसिकली ड्रग एरिया के बीच में भी है। ओके, आउट ऑफ द गोल्डन क्रिसेंट एंड आउट ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल एक चीज जो है ये यहां पे लाई करती है और इंडिया जो है इसके बीचों बीच सिचुएटेड है। अगर हम बीमस्टेक को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं विच मीन्स दैट कि हमें किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, यानी यहां से अगर हमको यहां जाना है तो हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करके वी कैन यूज एनी
ऑफ द नेशन टू गो टू नॉर्थ ईस्ट? मान के चलो आप, ये मेरा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का और दूसरा स्टेट यहां पे है, ठीक है, और ये बीच में कोई और नेशन है, मुझको यहां से यहां जाना पड़ेगा और मैंने इस देश के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया और मैं सीधे यहां से यहां चला गया। इसे हुआ क्या कि जो लैक ऑफ कनेक्टिविटी है हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और इससे इस पूरे रीजन में इकोनॉमिकल ग्रोथ आएगी। इकोनॉमिकल ग्रोथ आने के चलते पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन होगा। पीस एंड स्टेबिलिटी विल लीड टू कमिंग डाउन ऑफ इलीगल एक्टिविटी और अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट जो आज के डेट में इतना ज्यादा इफेक्टेड है, हम वो वाली प्रॉब्लम को कम से कम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है बीमस्टेक का। बाकी आप देखो मैंने यहां पे और भी कुछ कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किया हुआ है। बेसिकली दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्राउंड में मटेरियलाइज कर रही है ताकि वो आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट को हटा के वहां पे इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्रमोट कर सके। और वो दो चीजें हैं, कालाधान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट और IMT ट्राइलैटरल हाईवे। ये IMT है इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। अगर हम इस चीज के डिटेलिंग में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए दिस इज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन फॉर सम अदर डे। अभी हम दूसरे बेनिफिट्स पे आते हैं। बीमस्टेक इज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क। देखो सार्क में 8 नेशंस थे, वो 8 बेसिकली साउथ एशियन नेशंस थे। बीमस्टेक भी बेसिकली साउथ एशियन नेशन से ही बना हुआ है, बस 2 इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। सार्क आज के डेट में एक रिडंडेंट बॉडी है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन बेसिकली हम इसमें पाकिस्तान एंगल के बारे में बात करते हैं क्योंकि इंडिया के बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है पाकिस्तान के, एंड पाकिस्तान ट्राइज टू क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन दिस रीजन। वो इंडिया में हमेशा इनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। तो क्या हो गया कि सार्क जो है वो आज के डेट में एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए बीमस्टेक कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क। और इसीलिए जो हमने इस बार फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की है, इस तरीके से हम इस पूरे रीजन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। अभी कुछ 1-2 साल पहले एक आई थी, रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया था कि यूरोप एज अ नेशन में, ठीक है, जो इंट्रा यूरोप ट्रेड है यानी यूरोप के देश आपस में जो ट्रेड करते हैं वो बहुत ज्यादा है, और साउथ एशिया में जो नेशंस में आपस में ट्रेड है वो बेसिकली 2% है उनका पूरा ट्रेड का, यानी बहुत कम है। इसके पीछे का रीजन है डिफंक्सी ऑफ सार्क। सार्क एक रिडंडेंट बॉडी है, इस वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं और यहां पे हम बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बी इट इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, बी इट द कल्चरल कनेक्टिविटी। दूसरा है बेटर कोऑपरेशन विद आसियान। लास्ट ईयर इंडिया जो है उसने वो RCEP में से बाहर आ गया है। अब RCEP बेसिकली क्या है ना कि वो एशियन जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और 6 अदर नेशन के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करता था। इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन से पुल आउट हो चुका है। इंडिया बेसिकली अभी साउथ ईस्ट एशियन नेशन के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक एग्रीमेंट से बाहर आ गया है। इसका मतलब है कि इंडिया हैज टू रिमेन प्रोमिनेंट इन दैट पर्टिकुलर रीजन। उसके लिए वन ऑफ द आउटलेट्स कैन बी बीमस्टेक, क्योंकि बीमस्टेक में 2 साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, सबसे पहली चीज। दूसरा, इंडिया का जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें बीमस्टेक कैन प्रूव अस यूजफुल। सेकेंड, इंडिया का जो लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी बीमस्टेक कैन बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज काउंटरिंग चाइना। चाइना इज अ वेरी बिग हेडेक फॉर इंडिया, अगर मैं इसको बहुत ही क्रूड टर्म में बोलूं तो चाइना एंगल को सॉल्व करने के लिए इंडिया को सॉफ्ट एंड हार्ड पावर दोनों जगह अपने आप को प्रोमिनेंटली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। चाइना बेसिकली चेक बुक डिप्लोमेसी यूज करती। बेसिकली होता क्या है कि देशों को आगे बढ़ने के लिए दे नीड कैपिटल एंड चाइना गिव्स देम कैपिटल, चाइना गिव्स देम क्रेडिट, और वो उनको ऐसे टर्म्स पे देती है कि आगे जाके फ्यूचर में दैट नेशन इज वेरी मच डेप्टेड टू चाइना। जैसे हमने देखा था कि अभी चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया और जब वो लोन नहीं चुका पाई तो चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो अपने नाम पे ले लिया 99 ईयर लीज पे। तो इस चेकबुक डिप्लोमेसी को एक्ट करने के लिए और इंडिया जो है वो चाइना का इंक्लूजन साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रोक सके, बीमस्टेक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बीमस्टेक? सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग। ये जो मीटिंग थी दिस वाज द 5th समिट मीटिंग। सोचो आप, वो भी 2022 में, इसके पहले 2018 में मीटिंग हुई थी और वो भी खाली 4th समिट मीटिंग थी। सबसे बड़ा चैलेंज, नेग्लेक्ट बाय मेंबर स्टेट्स। एक एग्जांपल तो यही ले लो, इंडिया बीमस्टेक को तभी यूज करता है जब सार्क एज अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऊपर आता है, नहीं तो क्या रेलेवेंस है बीमस्टेक का।
सेकंड, इसका फोकस एरिया इतना ब्रॉड है, पहले तो हम खाली 6 सेक्टर्स पे बात करते हैं, दिस वाज इजी टू मैनेज। यहां पे सबमिट मीटिंग नहीं है, 14 के पहले, थर्ड बीमस्टेक समिट के पहले उनके पास अपना खुद का सेक्रेटेरिएट नहीं था, फंडिंग की प्रॉब्लम है, और फोकस एरिया इतना ब्रॉड है। कुछ कुछ देशों के बीच में बायलैटरल इश्यूज भी हैं, और लोग क्या करते हैं, वो बीमस्टेक को सर्कमवेंट करके बायलैटरल एंगेजमेंट में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे इंडिया को अगर बांग्लादेश के साथ एंगेजमेंट करना है, वो सीधे जाके एंगेज कर लेगा, ना कि बीमस्टेक के थ्रू। उसके पीछे का रीजन ये ऊपर के रीजंस है। नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चलो ये प्रॉब्लम तो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। बिग ब्रदरली एटीट्यूड, इंडिया के साथ हमेशा ये स्टिग्मा अटैच्ड है, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली इस रीजन की सबसे बड़ी पावर है, तो इंडिया हमेशा अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करती है, जिसके चलते छोटे स्टेट्स में इंडिया के अगेंस्ट एप्रीहेंशंस डेवलप होता है। ये एक बहुत ही नेगेटिव पिक्चर पेंट करता है इंडिया के बारे में, लेकिन अब इसका क्या रेलेवेंस है, ये सही है गलत है, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट, मैंने बात कर ली प्रमोट्स बायलैटरलिज्म के बारे में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इसमें इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो क्या हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन है? बिल्कुल, ये देखिए आप, सबसे पहले सेक्रेटेरिएट की कैपेसिटी को इंप्रूव करो, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करो, कहीं से और ज्यादा फंडिंग लेके आओ, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन राउंड द क्लॉक काम कर सके। सेकेंड, एम्पावरिंग बीमस्टेक टू बी अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम। अगर किसी दो देशों में आपस में डिस्प्यूट हो गया है, देन दे कैन अप्रोच बीमस्टेक एंड सॉल्व द इशू एमिकेबली। थर्ड, रेगुलर एनुअल समिट्स, जब रेगुलर एनुअल समिट होगा तब तो दो देश अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। थर्ड, इंप्रूव कनेक्टिविटी, चलो इसके ऊपर भी अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन और स्कोप है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या थी? बेसिकली गुजराल, ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कि जब भी हम अपने नेबर्स के साथ डील करें, दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, यानी कि क्योंकि इंडिया एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है, इट शुड बी मोर देन वांटिंग टू गिव अवे, यानी इंडिया को अपने तरफ से ज्यादा कंसेशंस देने चाहिए, और बदले में उतने ही कंसेशंस एक्सेप्ट या फिर डिमांड नहीं करना है। जैसे मान के चलो आप, इंडिया अगर अपने किसी नेबर के साथ एंगेज कर रहा है, तो इंडिया शुड बी मोर देन हैप्पी टू गिव अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस तरीके से क्या होगा कि रेसिप्रोसिटी, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने सामने वाले को 10 रुपए दिए और आप उम्मीद करें वो भी आपको 10 रुपए दे, जबकि वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इस तरीके से हम एक सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंट्री या जो इंसान ज्यादा पावरफुल है, अगर वो सामने वाले को ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि हम एक एमिकेबली सेम प्लेटफॉर्म पे आ सकें। सो वी नीड टू फॉलो गुजराल डॉक्ट्रिन इन लेटर एंड स्पिरिट। ये सब चीजें थी जो कि मुझे आज आपके साथ डील करनी थी अबाउट द बीमस्टेक। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा इशू थॉरली समझ में आ गया होगा। दिस यू कैन यूज इन योर GS2 पेपर ऑफ IR, और ये वेरियस जगह यूज हो सकती हैं। इंडिया एंड नेबरहुड में strengthening the beamsteak can always be a point. Okay, so this is it from my side today. If you have any problem, then you can contact us on these 3: Facebook, Instagram and Telegram. Don't forget to like and subscribe our channel, and in case of any doubt you can call on this number and we shall be more than ready to help you. Okay, so we will meet another time with more interesting topics. Thank you.